अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पीर को पाकिस्तान में मुज़ाकरात का नया दौर शुरू होने की खबरें कल रात से सामने आ रही थी। कहा जा रहा था कि इतवार यानी कल से अमेरिका और ईरान के वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला शुरू हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी कल कुछ बड़ा सरप्राइज होने का इशारा देकर सनसनी बढ़ा रहे थे, जबकि ये क्या सराहें भी ज़ेरे गर्दिश थी कि अगले हफ्ते के आगाज में अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई इब्तिदाई मुआहदे तय पा सकता है। मगर अब से कुछ देर पहले आला हुकूमती ज़राए ने जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से बात करते हुए तस्दीक की है कि इस्लामाबाद में पीर को अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात मुनक्किद नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए दिन और तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है, मगर इन तमाम दावों, उम्मीदों और क्या सराइयों के दौरान आज इस तनाज़े में फिर एक नया मोड़ सामने आ गया है, क्योंकि 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की कोशिशों से लबनान में आर्जी जंगबंदी के बाद कल ईरान ने भी अमरीकी मुतालबा मानते हुए अपनाए हुर्मुज़ तमाम कमर्शियल जहाज़ों के लिए मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया था। मगर ईरानी वज़ीर ख़ारजा के इस ऐलान को 24 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए थे कि ईरानी अफवाज ने आज फिर अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि आज ही ईरानी बहरिया की जानिब से कम अज़ कम 2 तिजारती जहाज़ों पर फायरिंग और कम अज़ कम 20 जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से वापस लौटाने के वादे आ चुके हैं। जबकि कल रात जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हुआ कि अगर उन्हें आर्जी जंगबंदी के इख्तिताम तक कोई डील ना मिली तो क्या वो जंगबंदी में तोसी करेंगे, जिस पर सदर ट्रंप ने जवाब दिया कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो जंगबंदी में तोसी के बजाय ईरान पर दोबारा बमबारी शुरू कर देंगे। यानी आर्जी जंगबंदी के बाद दोनों एतराफ़ से एतमाद साजी के इक़दामात को अभी कुछ ही घंटे गुजरे थे कि एक बार फिर फरीकैन की तंज़ो तेज़ बयानात और सख्त इक़दामात का सिलसिला शुरू होता नजर आ रहा है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान ने ईरान की अंदरूनी सियासत में धड़ेबंदियों और इख्तलाफात को भी वाज़े कर दिया है, क्योंकि अहम बात यह है कि कल जब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया तो उसके बाद अमरीकी सदर ने ईरान का शुक्रिया तो अदा किया, मगर साथ ही ये भी वाज़े कर दिया कि जब तक ईरान के साथ मुस्तकिल जंगबंदी पर इत्तफाक नहीं होता तब तक अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। जिसके बाद ईरान के अंदर से न सिर्फ अमरीकी सदर पर धोखाधड़ी के इल्ज़ामात लगे और ईरानी अफवाज ने दोबारा अपनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया, बल्कि बाज़ हलकों और सरकारी मीडिया की जानिब से ईरान की मुज़ाकराती टीम पर भी तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया। ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अपने बयान में अमरीका पर एतमाद को मुसलसल ठेस पहुँचाने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज से अपनाए हुर्मुज़ पर दोबारा पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जब तक ईरान से जाने वाले जहाज़ों की आमदोरफ्त को खतरा लाहक रहेगा तब तक अपनाए हुर्मुज़ की हैसियत अपनी पुरानी हालत में बरकरार रहेगी। ईरान के खातमुल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान ने भी अमरीका पर बहरी नाकाबंदी की आड़ में कज़ाकी का इल्ज़ाम लगाते हुए ऐलान किया कि अमरीकी खिलाफ वर्जियों की वजह से अपनाए हुर्मुज़ एक बार फिर सख्त फौजी कंट्रोल की हालत में वापस जा चुकी है। इसी तरह ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि हमने आपको खबरदार किया था मगर आपने तवज्जो नहीं दी। अब अपनाए हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। ईरानी अफवाज के इस ऐलान के बाद ये मनाज़िर सामने आए जिसमें ईरानी बहरिया की जानिब से एक जहाज़ को अपनाए हुर्मुज़ से वापस लौटने की हिदायत करते हुए कहा गया कि आपको यहाँ से गुजरने की इजाज़त नहीं है, इजाज़त मिलने का इंतज़ार कीजिए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Stefanevi. After on the strait is blocked and pass from that is forbidden, and there is no any permission for you use from the strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back to the departure and wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out. इसके अलावा ईरानी बहरिया की जानिब से अपनाए हुर्मुज़ के करीब भारतीय जहाज़ पर फायरिंग की खबर भी सामने आई, जिसमें भारत की जानिब से ईरानी सफ़ीर की वज़ारत ख़ारजा तलबी की इत्तलात है। अहम बात यह कि मामला सिर्फ अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश जहाज़ों पर फायरिंग या अमरीका पर तनकीद तक महदूद नहीं है, बल्कि ईरान में बाज़ हल्कों की जानिब से अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से पहले अपनाए हुर्मुज़ खोलने के ऐलान पर अपनी सियासी क़यादत को भी निशाना बनाया जा रहा है। खासतौर पर ईरान की नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसियों की जानिब से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के ऐलान के बाद उन पर कड़ी तनकीद की जा रही है।
ईरानी पासदारान इनकलाब के करीब समझे जाने वाले तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने अब्बास इराक्ची की ट्वीट पर तनकीद करते हुए खबरदार किया कि इस किस्म का नामुकम्मल ऐलान आबदाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के बारे में गैर ज़रूरी अभाम पैदा करता है। तस्नीम ने लिखा कि ये ट्वीट जो मुनासिब वजाहत के बगैर शाया किया गया, गुज़रगा की शराइत, तरीक़ेकार और तफसीलात के हवाले से कई तरह के अभाम पैदा करता है, जिस पर वसी पैमाने पर तनकीद की जा रही है। इस तरह का बयान मुनासिब ज़बान या तहरीरी वजाहत के बगैर जारी करना पुअर कम्युनिकेशन समझा जाता है। एक और सरकारी हिमायती याफ्ता इदारे मीज़ान न्यूज़ एजेंसी ने भी इसी तरह के खदशात का इजहार करते हुए जोर दिया कि बहुत मखसूस शराइत के साथ आबदाए हुर्मुज़ में नई पाबंदियाँ नाफिज करने की ज़रूरत है, जिसके तहत आबदाए हुर्मुज़ में दाखिला महदूद, फीस पर मबनी और ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम होगा और ये दाखिला मुसल्लह अफवाज की हम आहंगी से होगा। इसी तरह ईरान के नीम सरकारी इदारे मेहर ने अब्बास इराक्ची के ऐलान के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बयानात का हवाला दिया कि इस अहम गुज़रगाह को बंद ही रहना चाहिए। आबदाए हुर्मुज़ हालिया जंग में एक अहम और फैसला कुन अंसर रहा है और सुप्रीम लीडर के बयानात के मुताबिक इसे बंद ही रहना चाहिए। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट के नायब सैयद मुर्तज़ा महमूदी ने ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची को मुखातिब करते हुए कहा कि आप दोनों को ईरानी अवाम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। ईरान के लाखों लोगों का मुतालबा है कि मुज़ाकरात की तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएँ और इन मुतालबात को नज़रअंदाज करने से ईरानी अवाम का निज़ाम पर एतमाद कमज़ोर होगा। सैयद मुर्तज़ा महमूदी ने अब्बास इराक्ची पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अगर अभी जंग जारी ना होती तो हम अब्बास इराक्ची को इस ट्वीट पर ओहदे से बरतरफ कर चुके होते। अहम बात यह है कि ईरानी पासदारान इनकलाब के ऐलानात और इसके ज़ेरे असर मीडिया इदारों की जानिब से सियासी क़यादत पर तनकीद के बाद आज ही ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का बयान भी सामने आया है, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान की जानिब से आर्जी जंग बंदी ख़त्म होने से 3 रोज़ पहले सख्त बयानात और इक़दामात से सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ईरान के अंदर सियासी और फौजी क़यादत के दरमियान पॉलिसी सतह पर वाज़ेह इख्तलाफ है या ये सिर्फ मुज़ाकरात के अगले दौर से पहले की पोस्चरिंग है, जिसका इज़हार पहले भी ईरान की जानिब से देखा जा चुका है। अहम बात यह कि आबदाए हुर्मुज़ को खोलने के ऐलान पर तनकीद के बाद ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कालिबाफ ने भी अपनी टोन सख्त करते हुए कहा है कि अगर अमरीका की जानिब से आबदाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रही तो आबदाए हुर्मुज़ भी खुला नहीं रहेगा। बाकर कालिबाफ ने अपनी तफसीली सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर पर तनकीद करते हुए कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वो सातों के साथ झूठे दावे थे। बाकर कालिबाफ ने कहा कि आबदाए हुर्मुज़ खुली हो या बंद हो, इसके कंट्रोल का फैसला सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि फील्ड पर होगा। इसी तरह ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने भी सदर ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा कि सदर ट्रंप बहुत बातें करते हैं और कभी कभार तो अपने एक ही बयान में मुतज़ाद बातें करते हैं, जिससे अवाम में इजाफा होता है। सईद खतीबज़ादा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी पोर्ट की नाकाबंदी गैर कानूनी है। ईरान का दिफा पूरे खित्ते के लिए है। दूसरी तरफ अमरीकी सदर ने ईरान की जानिब से आबदाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश पर ईरान के खिलाफ दोबारा कार्रवाई का इंदिया दिया है। अगर बंदिश का सिलसिला जारी रहा तो मैं जंग बंदी में तोसी नहीं करूंगा। जबकि अब से कुछ देर पहले सदर ट्रंप ने कहा कि हम ईरान से बात कर रहे हैं, वो आबदाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद करना चाहते हैं, मगर ईरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. इसके अलावा ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा खत्म होने के बाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं, जिस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल खुद इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इंदिया देते हुए कहा था कि अगर मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में हुई तो वो पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खसूसी एजाज सैयद ने। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एजाज, ज़रा बताइएगा, बड़ी मुतज़ाद खबरें आ रही हैं कि शायद बहुत जल्द वफूद जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो जाएं, और फिर ये भी एक क्या सराहियाँ हो रही थी कि शायद पीर से मुज़ाकरात का आगाज़ हो सकेगा। आपके पास क्या इत्तलात हैं? शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद, मुतज़ाद इत्तलात इसलिए आ रही हैं कि इत्तलात अवेलेबल बड़ी कम है। हमारे पास जो इत्तला है उसके मुताबिक अभी तक मुज़ाकरात की जो टाइम है और डेट है वो फाइनल नहीं हुआ। ये मुज़ाकरात की टाइम और डेट उस वक्त फाइनल होगा जब तमाम जुज़ियात जो मुआहदे की हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तय पाया जा रहा है वो तय हो जाएंगी।
उसके बाद इसका टाइम और डेट तय हो जाएगा। वेन्यू के बारे में हमारे पास जो इतलात है वो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, वेन्यू जो है वो इस्लामाबाद ही होगा। लेकिन इस मुआहदे के लिए जो जुजियात हैं वो तय की जा रही हैं, क्योंकि अमरीकी सदर उसी वक्त पाकिस्तान में आएंगे जब तमाम जो मुआहदा है वो हतमी तौर पर तय हो जाएगा। फ्री कैन मुआहदे को देख लेंगे और फ्री कैन के किसी किस्म के जो एतराज़ात हैं वो सारे खत्म कर दिए जाएंगे। तो उसके बाद अमरीकी सदर आएंगे, और अमरीकी सदर ही नहीं तो कोई ये भी की जा रही है कि ईरान के सदर भी पाकिस्तान में आएंगे, और मुख्तलिफ जो अहम ममालिक हैं उनके सरबराहान ममलकत के भी पाकिस्तान आने का इम्कान है। अच्छा, ये तो उसी सूरत में होगा ना कि सदर ट्रंप भी आए और ईरानी सदर भी आए, जब एक कॉम्प्रिहेंसिव डील अगर हो जाए और उस मुआहदे पे दस्तखत करने हो। अगर कोई इंटरिम किस्म का कोई एक महदूद मुआहदा होता है तो फिर तो शायद हो सकता है कि ये बड़ी शख्सियात भी पाकिस्तान आए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक ही सूरत में पाकिस्तान में आएंगे जब उन्हें इस बात के बारे में आगाह किया जाएगा और वो खुद भी मुआहदे की तफसीलात देख लेंगे, और वो कम्प्रीहेंसिव मुआहदा होगा। ईरान के अंदर इस वक्त जो कम्प्रीहेंसिव मुआहदा है उसके बारे में बात हो रही है, और आपको पता है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो भी अनप्रेसिडेंटेड 3 दिन का गैर मामूली दौरा करके पाकिस्तान आए हैं, और वो हमारी इत्तलात के मुताबिक जो अमरीकी हुकाम है वो भी पाकिस्तानी हुकाम से बिल्कुल राब्ते में है, और क्लोजली तमाम जो मुतनाज़ा बातें हैं उनको तय किया जा रहा है, क्लोजली उन पर काम किया जा रहा है ताकि किसी किस्म का तनाज़ा किसी भी फ्रीक के सामने ना आए। तो इसका मतलब तो ये है कि फरीकैन और पाकिस्तान बतौर मीडिएटर ये चाहता है कि अब जब मुज़ाकरात हो तो वो बेनतीजा ना हो, इसलिए आप कह रहे हैं कि जो जुजियात हैं उस पर जब मुकम्मल एतमाद होगा या इत्तफाक काफ़ी हद तक हो जाएगा तभी फिर जो है पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू होंगे जब किसी किस्म का कोई इबहाम और कोई इख्तलाफ नहीं रहेगा। माजी में आपको पता है जब इस्लामाबाद टॉक्स हुए तो इस्लामाबाद टॉक्स में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दोनों फ्रीकैन ने अभी तय करनी थी, और उनके ऊपर काफ़ी बातचीत हुई थी मुज़ाकरात के दौरान टेबल के ऊपर। पाकिस्तान भी उस कमरे में मौजूद था, लेकिन अब जो फ्रीकैन है वो भी इस बात को अश्योर कर रहे हैं, और पाकिस्तान सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा है कि अब जब दोबारा दोनों फ्रीकैन आपस में बैठें तो एक मानी खेज बात हो, और उसका नतीजा एक डेक्लेरेशन की सूरत में, एक मुआहदे की सूरत में, एक इत्तफाक की सूरत में निकले। बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज सईद हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इसी मौजू पे मजीद तजिया हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। कल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया गया। ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात के कितना करीब है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें बोस्टन से ज्वाइन कर रहे हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर के डॉक्टर आदिल नजम। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, कल हमने देखा ईरान की तरफ से ये ऐलान आया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल रहे हैं, क्योंकि जो लेबनान में सीज़ फायर है 10 दिन के लिए वो हो गया था, लेकिन 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा बंद कर दिया है। कहा जा रहा है जो भी वेसल्स वहाँ से गुजर रहे थे उनको वापस भेजा गया। चीज़ें बहुत रैपिडली बदल रही हैं, या आपको लगता है कि मामलात अभी भी रिजॉल्व होने के करीब हैं? मेरे ख्याल में दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं उसके बीच में कुछ है। मसलन ये कि चीज़ें बदल रही हैं लेकिन इतनी भी नहीं बदल रही हैं। देखिए, ये ही निगोशिएशन है। जब आप जंग के दरमियान निगोशिएशन करते हैं तो वो सिर्फ वो नहीं होती जो गुफ्तगू हो रही होती है, उसमें आपके जो बयानबाजी है वो हर बयान जो है वो ख़बर नहीं होता, वो एक तरह से हर साइड का, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो एज द मीडिएटर, लेकिन हर बयान जो है वो उसकी एक वैल्यू होती है स्ट्रेटेजिक, क्या आपने किसको कहाँ पुश करना है। इसी तरह सिर्फ गुफ्तगू जो है वो जैसे नेगोशिएशन सिर्फ गुफ्तगू से नहीं होती, वो जो आपने कौन सा शिप आपने कहाँ डाल दिया, आपने ब्लॉकेज लगाया, आपने गोली चलाई, ये सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे को पुश कर रही हैं। मेरा अपना ख्याल, और ना ही ये है कि हम बड़े करीब हैं, मुझे नहीं पता, आई होप हों, हम सबकी ज़ाहिर है दुआ ही है, लेकिन जब तक हम पहुंचेंगे नहीं तो ये कहना मेरे ख्याल में इसका कोई फ़ायदा नहीं है पता करने का कि करीब है कि दूर है। अच्छी खबर सिर्फ खबर है वो ये है कि गुफ्तगू जारी है, गुफ्तगू लोगों के माबैन भी क्लियरली जारी है, और गुफ्तगू जो है वो इन बयानात और अब इन एक्टिविटीज़ जो हैं, जो किनेटिक एक्टिविटीज़ हैं, उनसे भी जारी है। तशवीश सिर्फ ये है कि जो अब हुआ है कि जब आपकी गोली चल जाती है तो फिर आपके पास अब वापस डी एस्केलेट करना होता है,
तो अभी तक तो एक तरह आप बढ़ के मार रहे थे, तो दैट इज अ बैड सिचुएशन। लेकिन क्या वो पॉस्चरिंग है, क्या वो पुशबैक है ना? उससे पहले आपने कुछ बयानात भी देखे जिसमें पुशबैक थी। जब जब आप कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पहुँचे जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, तो हर बार जो आपके पास है आप उसे इस्तेमाल करेंगे, जिसमें गुफ्तगू सर्टनली इज़ वन, बयानात आर अनदर। इसीलिए मैं कहूँगा जो बयानात हैं कि जी मैं इधर आ रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, दे उनको सीरियसली लें, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियसली भी ना लें। सही, लेकिन आदिल और साहब ये ये जो आपकी है बात दुरुस्त है कि कार्रवाई, बयानात तो इतने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खास तौर पे जो आते हैं उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कल एक तरफ उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है सीज़ फायर से पहले ही मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, फिर एक इंटरव्यू उन्होंने कह दिया कि सीज़ फायर के बाद हम दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर देंगे ईरान पर। तो वो आप बात सही कर रहे हैं कि हर बयान को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एक्शंस को तो ऑब्वियसली हमें देखना चाहिए और उससे इंडिकेशन हासिल करनी चाहिए। अब कल ईरान ने अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला तो अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हम नेवल ब्लॉकेड ख़त्म नहीं करेंगे। अब ये भी आपको लगता है कि जो एक्शंस हैं ये सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए या अपनी एक विक्ट्री बताने के लिए किए जा रहे हैं, या इसके पीछे भी कोई मैसेजिंग है इंपॉर्टेंट? मेरे सर्टनली डोमेस्टिक भी है और सर्टनली मैसेजिंग भी है, और मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा कि ये नेगोशिएशन का एक तरह से हिस्सा भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो बहुत सारी इसमें से जो चीज़ें हैं वो हैं टू क्रिएट अ सिचुएशन जहां वो कन्विंसिंगली अपनी ऑडियंस के लिए कन्विंसिंगली विक्ट्री डिक्लेयर कर सके। ब्लॉकेड वगैरह जो है उसमें एक तरह से उनको एक एडवांटेज मिल गई है ये शो करने की कि अच्छा मैंने लगाया था, उसकी वजह से देखो वो लोग पीछे हट गए हैं और अब मानने को तैयार है, चाहे आप वहीं पहुंच जाएं जहां आप पिछले सैटरडे थे या उससे 6 हफ्ते पहले थे, और सो ऑन सो फोर्थ। ईरान के लिए भी मेरे ख्याल में जो पॉस्चरिंग है और मैसेजिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। ये जो मर्जी आप हो जाए, इट इज़ एक कमज़ोर मुल्क है जो ना सिर्फ हफ्तों और महीनों से बल्कि सालों और दिहाइयों से जिस पे सैंक्शंस भी हैं, जिस पे पाबंदियां भी हैं, उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर भी है, तो उसके लिए भी ये बड़ी ज़रूरी है कि वो दांत दिखा सके और वो पुश बैक कर सके, ताकि वो अपनी डोमेस्टिक एज वेल एज फ्यूचर इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए रोल ओवर ना नजर आए। तो इस वक्त जो है मेरे ख्याल में ये वो भी हो रहा है। एंड अगेन मैं ऑप्टिमिस्ट हूँ इस वक्त, क्योंकि जो हुआ है पिछले कुछ घंटों में उसका एक तज्जिया तो ये हो सकता था कि जी टॉक्स हैव ब्रोकन डाउन, कि गोली चल गई इसका मतलब है अब खत्म है। मेरा नहीं ख्याल कि वो खत्म है। मेरे ख्याल में ये गोली शोर जहाज जो हैं ये एक दूसरे को पुश करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये सिर्फ ये जहाज की बात नहीं है, उससे पहले जो आपने ईरान की तरफ से ट्वीट्स देखी, हमने यकीनन ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ही अनरिलायबल हैं, लेकिन ईरान की तरफ से भी जो ट्वीट्स हैं अब वो क्लियरली पॉस्चरिंग हैं। वो कहते हैं जी हम तो तब तक बात ही नहीं करेंगे जब तक ये होगा, लेकिन फिर वो कहते हैं अच्छा यार पाकिस्तान ने हमें, बड़ा हमारा भाई है, उसने कन्विंस कर दिया तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंड इन अ वे दोनों चीज़ें हो जाती हैं, आपने अपनी रेड लाइन भी दिखा दी या अपनी मेन लाइन भी दिखा दी, और आपने उस जो गुफ्तगू है उसके सिलसिले को बंद भी ना होने दिया। So I think we also saw from Iran in the last 12-15 hours इसी किस्म की एक पुश बैक, और आई वुड एक्सपेक्ट कि यार वो मेरे ख्याल में आपसे या आपके चैनल पे किसी से बात हुई थी कि ये जो मसला ना ये उस तरह है कि जिस तरह गाड़ी है ना जी, वो अब फंसी हुई, उसको आप धक्का लगाते हैं, वो थोड़ा सा स्पर्ट करती है, फिर रुक के आपको फिर धक्का लगाना पड़ता है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आई थिंक इसमें जो पाकिस्तान का रोल है वो धक्का लगाने वाले का है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जी, क्योंकि रुकेगी वो तब जब धक्का लगाना बंद हो जाएगा। सही। अच्छा, ईरान में सिचुएशन डॉक्टर साहब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगती है, क्योंकि जब कल अब्बास इराक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हम खोलने जा रहे हैं, तो हमने देखा है कि उनके ईरान के अंदर से इस वक्त बड़ी उनके ऊपर तनकीद हो रही है। तो वहाँ पे तो लगता है कि एक ये इशू है कि हु इज़ द बॉस। मिसाल के तौर पे जो उनके ईरानी पार्लियामेंट के नायब हैं उन्होंने बड़ी तनकीद की है वज़ीर ख़ारजा पर भी, और उनके जो ईरानियन पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालीबाफ उन पे भी, कि आप जो है ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, आवाम को लूप में लें कि क्या मुज़ाकरात आप कर रहे हैं। इसी तरह ईरानी पासदारान इनकलाब के करीब समझे जाने वाले जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो भी इस डील पर तनकीद कर रहे हैं कि नामुकम्मल ऐलान करके बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर यह भी इशू है कि सेंट्रल कमांड है किसके कंट्रोल में। यार आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया, और इसके दो तज्जिए हो सकते हैं। एक इसका तज्जिया ये हो सकता है कि अगर आप सिर्फ गेम थ्योरी कर रहे हैं तो कि जी ईरान जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहा है। गुड कॉप बैड कॉप ये होता है कि यार जब आप नेगोशिएशन में जाते हैं ना तो एक जो है वो नाइस प्ले करता है, दूसरा जो है वो जिस तरह थाने में होता है ना, एक कहता है यार मैं तुम्हें चाय लाया तो दूसरा डंडे मारता है। सो एक तो इसकी तज्जिया ये हो सकता है कि जी ईरान जो है वो स्ट्रेटिजिकली उसके जो नेगोशिएटर्स हैं
और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो काइंड ऑफ नाइस कॉप कर रहे हैं, और साथ वो बैड कॉप का फायदा ये है कि फिर वो कह सकते हैं कि यार देखो मैं तो करने को तैयार हूं लेकिन मेरे साथी जो है ना वो जरा और मांग रहे हैं। तो एक तजिया ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर दिस इज फुली ट्रू। दूसरा तजिया इसका ये हो सकता है कि वाइल वी हैव सेड कि देखो कितना हम सबको हैरत भी हुई है और इन अ वे कि डिस्पाइट उनकी लेयर्स जो हैं लीडरशिप की उसको इजराइल ने तबाह किया अमेरिका के साथ मिलके, लेकिन उनका एक स्ट्रक्चर, उसे आप मैट्रिक्स कह लें, ऐसा है या नजर आया कि जिसमें वो उसके बावजूद वो तबाह नहीं हुई। लेकिन अगर वो तबाह नहीं भी होगी तो दैट मीन्स कि देयर आर न्यू पीपल जिनको आपस में अभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं आया, उसमें कुछ हॉक्स होंगे, कुछ रिलेटिव कम हॉक होंगे, डव तो कोई नहीं होगा जंग के बीच में, लेकिन उसमें एक एक्चुअल डिस्टेंसिंग है। मेरे ख्याल में ये इन दोनों चीज़ों के बीच में कोई चीज़ है। ये जितनी आप अगर सोचें ना कि ईरान की, मैं सिर्फ इन 6-7 हफ्तों की बात नहीं कर रहा, पिछले 2 साल की बात कर रहा हूँ, जितनी तब्दीलियां हुई हैं लीडरशिप में जी। उसके बाद किसी भी इदारे में, मुल्क तो बड़ी चीज़ होता है, यू वुड एक्सपेक्ट कि डिफरेंट जगह पे अगर इवन इफ दे हैव अ कॉमन कॉज विच इज जो जंग है, तो उसमें वो इख्तलाफात हैं और हमें वो भी नजर आएंगे। इसके बरक्स तो ईरान जो है उसको बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी है बाय शोइंग कि यार हम वी नीड टू गेट ऑल आवर पीपल टुगेदर। और शायद यही वजह थी शहजाद, जब आप लोगों ने कवर किया जो इस्लामाबाद में टॉक्स थी, तो ईरान का जो डेलीगेशन था जो इतना बड़ा था जी, उसकी देखें ना 2 वजूहात हो सकती हैं। एक ये कि वो अग्रीमेंट करने आए हैं और हर वो शख्स को लेके आए हैं जिसका उसमें रोल हो सकता है। सही। दूसरा ये है कि उनका अपना टेंट इतना बड़ा है कि क्योंकि एग्रीमेंट करना चाहते हैं इसलिए वो उन सारों को ले आए हैं जिनकी रजामंदी जरूरी है। राइट। विच मीन्स कि हर इंटरनेशनल नेगोशिएशन, ये पटनम साहब की थ्योरी थी कि वो 2 लेवल नेगोशिएशन होती है। एक वो होती है जो आप फरीक से करते हैं और दूसरी वो होती है जो आप अपनी साइड से करते हैं। सही। किसी भी मुल्क में, यूएस में इस वक्त ऐसा नहीं है। यूएस में इस वक्त जो है एक बादशाह है जो कुल ताकत उसके पास है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। यूएस का मसला जो है वो उसकी इंटरनल टीम नहीं है, यूएस का मसला जो है इस वक्त नेतन्याहू ही है, एंड दैट टू विल प्ले इनटू दिस। सही। अच्छा, एक क्विक कमेंट कि जितनी भी अभी खबरें आ रही हैं, बयानात आ रहे हैं या जो एक्शंस भी हुए हैं, उसको अगर फिल्टर आउट करें, आपको लगता है कि अब नेगोशिएशंस जो कि एक्सपेक्टेड हैं कि इस्लामाबाद में नेक्स्ट वीक होंगी, क्या स्टिकिंग पॉइंट जो है वो अब सिर्फ यूरेनियम इनरिचमेंट का रह गया है कि स्टॉक पाइल का क्या करना है, फ्यूचर इनरिचमेंट क्या होगी? आपके ख्याल में ये मेन पॉइंट है? यार मेरी इस पे थोड़ी सी कॉन्ट्रेरियन सी पोजीशन है, मतलब बहुत मुख्तलिफ नहीं है लेकिन नुआंस फर्क है। एक तो मैं ये कहूँगा कि अगर इस्लामाबाद में मुलाकात होगी तो उसका मतलब ये है कि उस मुलाकात से पहले मोस्ट थिंग्स हैव बीन सेटल्ड। ओके। अनलाइक पहली मुलाकात, आई डू नॉट थिंक कि आइदर साइड अफोर्ड ये कर सकती है जो कुछ हुआ है पिछले दिनों में, कि वो सॉर्ट ऑफ हाफ बेक्ड आए। फुली बेक्ड अगर ना भी हो, ठीक है, उस पर आइसिंग शाइसिंग करनी हो, लेकिन वो आएंगे तभी जब दे बोथ नो कि हम इस बार इसको कोई कंक्लूड कर सकते हैं या ब्रॉडर एग्रीमेंट हो चुका होगा, करीब ला सकते हैं कि सक्सेस हो। और दूसरी चीज उसमें यह है कि मेरा व्यू ये है कि यूरेनियम, आपको नजर जो खबर आएगी वो यूरेनियम है। मेरा अभी भी व्यू ये है, असली जो इंटरेस्ट है जिस पे डील होगी वो ये है कि हुर्मुज हैज टू टोटली ओपन फॉर द यूएस साइड, जिसपे इसीलिए आपकी सारी इस वक्त फोकस हुर्मुज पे। और ईरान के लिए जो है इट इज रीपेमेंट, इट इज चाहे वो टोल हो चाहे वो सैंक्शंस हो, द इकोनॉमिक इशू ईरान के लिए एग्जिस्टेंशियल है, उसके बगैर नहीं हो सकता। सही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे साथ मौजूद। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले प्रोग्राम में आपको अहम खबर देते हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के $3.5 बिलियन वापस करने का फैसला किया था और अब इसकी कंफर्मेशन आ गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक $2 बिलियन पाकिस्तान ने यूएई को वापस कर दिए हैं, जबकि $1 बिलियन 23 अप्रैल को वापस किया जाएगा और $50 करोड़ यूएई को पहले ही वापस कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक अहम सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगर कोई मुआहदा तय पा जाता है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाता है, तब भी जो ऑयल और गैस की कीमतें हैं और उसकी जो तरसील है वो कब तक मुस्तहकम हो सकेगी, क्योंकि इस ईरान जंग में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और स्टड एनर्जी, जो कि एनर्जी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस फर्म है, उसके मुताबिक जंग से खित्ते में तवानाई की तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना $58 अरब का लगाया गया है। इस जंग में 80 तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा है और रिस्टेड एनर्जी के मुताबिक
तवानाई की तंसीबात की मुरम्मत के लिए तकरीबन $34 बिलियन दरकार होंगे। ये न सिर्फ दुनिया के लिए अहम है बल्कि पाकिस्तान के लिए अहम है कि जो ऑयल और गैस की तरसील है और जो इसकी कीमतें हैं वो बहुत जल्द स्टेबलाइज हो। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक साहब ने। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंटरव्यू का आगाज़ करने से पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड के प्रोग्राम में मैंने ये एक बात की थी, एक स्टेटमेंट आपसे मंसूब किया था कि जो कतर ने फोर्स मेजोर का ऐलान किया है जिस वजह से LNG सप्लाई नहीं होगी पाकिस्तान में, तो उस पर आपने उसको कहा था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है। तो आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, सो आई स्टैंड करेक्टेड। मैंने कहा इंटरव्यू से पहले इसको ज़रा क्लैरिफाई कर दिया जाए। अली साहब, कल ये खबर आई ईरान की जानिब से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल दिया गया है, लेकिन 24 घंटे भी नहीं खुला रहा और फिर अब ये इत्तलात आ रही है कि ईरान ने दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है क्योंकि US का जो नेवल ब्लॉकेट था वो बरकरार है। अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, खबरें बहुत आ रही हैं, रैपिडली चेंज हो रही है सिचुएशन। क्या ये असेस किया जा सकता है कि जो इस खित्ते की एनर्जी नीड्स है और बिलखुसूस पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स है वो कब तक नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी? बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया और मैं इस चीज़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ेपन का इजहार करते हुए, अपनी गलती को एक्नॉलेज करते हुए आपने ये भी रिकॉर्ड पे आपने प्लेस कर दिया कि मैंने कभी कोई LNG की डिसरप्शन की ना कोई उसको कभी वेलकम किया, ना मैंने उसके ख़िलाफ़ कभी कोई एडवर्स कमेंट दिया, क्योंकि मेरा हमेशा से एक ये नज़रिया रहा है कि हमें अपनी कमिटमेंट्स को, वो गलत हों सही हों, मैंने की हैं कि नहीं की हैं, मेरे से पहले किसी हुकूमत ने की हैं, हमें उन सब को ओन करके और एक बेहतर अंदाज के अंदर अपना मुस्तकबिल चार्ट आउट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ गुड और बैड कमिटमेंट्स, वी हैव टू ओन आवर कमिटमेंट्स। और दूसरी बात मैं इसको ऐड कर दूं कि अमार हबीब खान साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, पावर पे खासतौर पे बात करते हैं और पावर डिवीजन के साथ इसको काम भी कर रहे हैं, उन्होंने ये एक इस पे आर्ग्यूमेंट पेश किया था कि शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक लोकल गैस फील्ड है उस पर इन्वेस्टमेंट आएगी और वहाँ से प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। आवाम के लिए कॉन्टेक्स्ट मैंने क्लियर कर दिया, आप आगे प्लीज़ जवाब दीजिएगा। जी, और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल से हमें एज अ पाकिस्तानी आज शहजाद साहब जिस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान एक मुखलिसाना कोशिश कर रहा है कि ये तनाज़ा किसी तरह से इख्तिताम की तरफ जाए और दुनिया उसको एक्नॉलेज कर रही है। तो आई थिंक इसके लिए जो वज़ीर आज़म साहब का और फील्ड मार्शल और इसहाक डार साहब का जो किरदार है हमें उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। अब जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की डिस्ट्रप्शन की बात आई, देखें हमने ये जो 28 फरवरी से लेके आज तक का वक्त गुजरा है उसके अंदर मेरे ख्याल से आखिरी हद तक कोशिश की है कि आवाम को पेट्रोलियम सप्लाई चेन की डिसरप्शन की वजह से कोई बड़ी तकलीफ़ का सामना ना हो। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर वो अल्लाह ताला का शुक्र है मनाजिर हमने नहीं देखे जो हिंदुस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर देखने को आवाम को मिले। तो मैं उसके ऊपर मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया भी अदा करूँगा कि उन्होंने हमें बेपनाह सपोर्ट किया पेट्रोलियम डिवीज़न में। अब जो आप इसको पावर के तनाज़र के अंदर ये सारी बात कर रहे हैं जिसके अंदर शायद LNG की जो सप्लाईज़ हैं उसकी रिजम्पशन के साथ जो लोड शेडिंग के ऊपर एक बेहतर गिरफ्त हासिल करने को लिंक किया गया है पिछले चंद दिनों के अंदर। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा शहजाद साहब कि जो बड़ा फ़र्क जो लोड शेडिंग के अंदर और पिछले 2-3 दिन की बेहतरी के अंदर आया है वो ये है कि हाइडल जनरेशन, क्योंकि बारिशें जो थीं वो अभी रिसेंट दिनों के अंदर कुछ ज़्यादा हुई थी जिसकी वजह से सूबों ने अपना पानी का इंडेंट कम किया था जिससे हाइडल जनरेशन 2000 मेगावाट से नीचे आ गई हुई थी। और जब ये तकलीफ़ और लोड शेडिंग बेपनाह बढ़ गई और हमने सूबों से रिक्वेस्ट की तो उन्होंने वाटर रिलीजेस का इंडेंट किया और वो हाइडल जनरेशन 3000 मेगावाट के ऊपर चली गई हुई है। जो LNG की डिसरप्शन थी उसको कवर करने के लिए जो महंगा ईंधन
RFO की शक्ल में वो 750 850 मेगावाट तकरीबन इस्तेमाल करके वो बिजली मुहैया करने की कोशिश कर रहा है। तो अब तो कॉस्ट को किस तरह से कम करना है और सस्ते ईंधन को किस तरह से लेके आना है, ऑब्वियसली वो एक लिंकअप है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की रिजम्पशन के साथ लिंक्ड है। और देखें अभी तो स्ट्रेट नॉर्मलाइज होगी, उसके बाद कतर एनर्जी की जो अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हैं उनको भी ऑनलाइन आना पड़ेगा। पर इसके दरमियान क्योंकि उनके पास 8-10 वेसल्स लोडेड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर मौजूद हैं, तो हमने क्योंकि कतर के साथ हमारा एक 10 साल का रिलेशनशिप है जिसके अंदर उन्होंने हर मौके के ऊपर अपनी हर कमिटमेंट को ओन किया है, पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी हर कमिटमेंट को ओन किया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इस तकलीफ को देखते हुए हमें उन जो लोडेड वेसल्स के अंदर से कुछ मुहैया कर दिए जाएं। इसी तरह हमारे G2G जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और ममालिक के साथ भी हैं, उनसे भी हमने गुजारिश की है और पावर डिवीज़न की मशावरत के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे और ज़्यादा आसानी आवाम के लिए इन मुश्किल हालात के अंदर सस्ता ईंधन या कल अवैस लगारी साहब ने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये बताया कि गुज़िश्ता कल यानी कि 2 दिन पहले ये कमिटमेंट हो गई है कतर की जानिब से कि 4 कार्गोज LNG के वो फौरी तौर पे पाकिस्तान को देंगे। क्या ऐसा ही है, 4 कार्गोज पाकिस्तान को मिल रहे हैं इन हालात में भी? देखें हमारी ज़रूर उनसे गुफ्तगू इन 4 वेसल्स के ऊपर हुई है, पर देखें शहजाद इसके अंदर अभी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर इरानियन आपकी नेवल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर इंश्योरेंस कंपनीज आपकी लॉजिस्टिकल कंपनीज बेपनाह मूविंग पार्ट्स हैं इस फैसले के अंदर। कतर ने बिल्कुल अपनी रजामंदी इजहार किया सब्जेक्ट टू मिटिगेशन ऑफ ऑल रिस्क्स that are involved in bringing those vessels to पाकिस्तान। तो जब ये मामलात सारे फाइनलाइज हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने एक जिम्मेदारी के साथ उसके ऊपर बता दूंगा, पर ये गुफ्तगू बिल्कुल उनके साथ जारी है। सही, तो अभी इसकी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं, आप कह रहे हैं कि गुफ्तगू जारी है। दूसरा ये बताइएगा कि अभी कुछ अर्से पहले आपने ये प्रोग्राम में कहा भी था, शाहजेब साहब के प्रोग्राम में ही कहा था कि क्योंकि अब मौसम गर्म हो रहा है तो जो डोमेस्टिक गैस की डिमांड है वो 1000 MMCFD से कम होकर 650 हो जाएगी। फिर आपने कहा जो लोकल गैस फील्ड है उनको भी हम एक्टिवेट करेंगे, 300-350 MMCFD वहाँ से आ जाएगी। तो क्या इतनी गैस मिल रही है इस वक्त जिससे हम पावर प्लांट चला सकें, या उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है गैस की? नहीं बिल्कुल देखें बिल्कुल हो रही है, डोमेस्टिक भी कम हो गया और हमने 300, 350, 400 MMCFD सिस्टम के अंदर इंजेक्ट भी कर दी है। और उसके बाद आप देखें कि हम जो है पावर को SNGPL के सिस्टम के अंदर तकरीबन 80-90 MMCFD फराहम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम SSGC के नेटवर्क के अंदर हम तकरीबन 50-60 MMCFD वहाँ पे मुहैया कर रहे हैं और वो KESC को बिजली गैस जा रही है। इसके साथ नूरियाबाद पावर प्लांट जहाँ पे हमारी टेक और पे कमिटमेंट है हम उनको भी मुहैया कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो एक प्लांट फर्टिलाइज़र का मेरे ख्याल से नागुज़ीर है चलाना आधी हद तक, जो फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम है, क्योंकि आप जानते हैं DAP जो है वो उसकी कीमत के अंदर बेपनाह इजाफा हो गया है, तो हमने उसको कर्टेल करके सिर्फ 33 MMCFD की हद तक हमने DAP की प्रोडक्शन जो मकामी है उसको भी हमने फ्यूल किया हुआ है। इसके अलावा देखें मसला ये हो रहा है शहजाद साहब कि कोई ना कोई हादसा या कोई ना कोई सैबोटेज का इंसिडेंट आपके जो शुमाली पाकिस्तान के अंदर आप कोई ना कोई भी होने आ रहा है, और हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो हमारी डिसरप्शन सप्लाईज के अंदर आ रही हैं हम उनको मीट करके इस सारे निज़ाम को चलाने की कोशिश करें। आवाम को हमने 3 वक्त जो खाने का औकात होते हैं उसके ऊपर सप्लाई महदूद की हुई है, जिसकी वजह से 400-450 MMCFD हम वहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये बेपनाह गुफ्तगू किसी जगह के ऊपर होती है कि शायद हमने ईंधन कोई मुनाफा बख्श फर्टिलाइज़र कंपनियों को वहाँ पे हमने कोई डेडिकेट किया हुआ है और उनको पावर को नहीं दिया, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखिए फर्टिलाइज़र ऑफ स्पेक गैस के ऊपर डायरेक्टली डेडिकेटेड फील्ड्स के साथ चलता है। जो सिस्टम के ऊपर है वो 3 फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं जो मौजूद हैं, जिसके अंदर एंग्रो का एक प्लांट है, दूसरा उसके अंदर एग्रीटेक है,
तीसरा जो है फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम है। उन तीनों के ऊपर मैंने आपको बताया, और क्योंकि हमारे पास एक इंटरकनेक्ट के अंदर प्रॉब्लम थी कि हम खैबर पख्तूनख्वा से डाउन कंट्री पंजाब के अंदर जो कंजम्पशन सेंटर है वहां पे गैस ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, वो लाइनों के ऊपर भी काम हो गया हुआ है। वो जब हो जाएगा तो कतन कोई ऐसा फैसला पेट्रोलियम डिवीजन नहीं करेगी जिससे किसी एक शोबे को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा हो और आवाम को नुकसान हो रहा हो। और एट द एंड ऑफ द डे जो पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब के इन इकदाम की वजह से 4,500 रुपए की यूरिया की बोरी आज मौजूद है और हमसाये मुल्कों में 15,000 रुपए की है, ये भी तो एक आपके काश्तकार को ही फायदा जा रहा है ना, ये अली परवेज को या शहजाद इकबाल को तो नहीं जा रहा। तो दीज डिफिकल्ट डिसीजंस आर बीइंग टेकन एट द पेट्रोलियम डिवीजन एट द लेवल ऑफ एनसीएमसी। अब फर्टिलाइजर सेक्टर का भी ये मुतालबा है कि इस वक्त तो स्टॉक्स हमारे पास हैं, लेकिन शायद आने वाले महीनों में अगर हमें गैस उस तरीके से नहीं मिली तो हमारे स्टॉक्स जो है वो डिप्लीट करना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन मुतासर होगी और फिर वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। नहीं देखें, बिल्कुल बिल्कुल एज ऑफ टुडे उनके पास एडिक्वेट स्टॉक्स हैं, और इसको देखते हुए कि अगली आपकी क्रॉप साइकिल के लिए उनको कितनी प्रोडक्शन दरकार है, वी आर रिव्यूइंग दिस एलोकेशन ऑन डेली बेसिस। शहजाद, आपको एनसीएमसी का जो फोरम बनाया गया है जिसके ऊपर आहद खान चीमा साहब जिसको चेयर करते हैं, एवरी डे वी मीट, जहां के ऊपर हम ये रोज ऑयल सप्लाई चेन की, गैस सप्लाई चेन की चीजें देखते हैं। जिस तरह से पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की कमेटी के अंदर देखते थे, अब यहां पे देखते हैं जहां पे और ज्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो अप्रोप्रिएट कैलिब्रेशन होगी वो हर रोज मिलकर हम सारों के साथ करते रहेंगे। सही। अली साहब ये बताइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है दूसरे ममालिक के मिनिस्ट्री से भी कनेक्टेड रहते हैं एलएनजी के मामले पे, गैस के मामले पे, अब जो एस्टिमेट आ रहा है इस वक्त तक का ईरान वॉर में, कहा जा रहा है कि टोटल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो मुतासर हुआ है वो $58 बिलियन का हुआ है, जिसमें 80 एनर्जी फैसिलिटीज पर अटैक हुए हैं, और इसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो $34 बिलियन है, और ईरान की इटसेल्फ कॉस्ट जो है $19 बिलियन है, जिसमें आपने भी कतर की जो एलएनजी फैसिलिटीज है उनको भी निशाना बनाया गया, उसका भी आपने जिक्र किया। वो खुद कह रहे हैं उनके मिनिस्टर कि तकरीबन 3 से 5 साल लग सकते हैं, हमारी जो 17% एक्सपोर्ट एलएनजी कैपेसिटी मुतासर हुई है। ये कितना टाइम लगेगा? मतलब मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि फौरन अगर जंगबंदी हो जाती है, कोई मुआहिदा हो जाता है इंशाल्लाह अगले हफ्ते, तो क्या सप्लाईज नॉर्मल हो जाएंगी या बड़ा वक्त लग सकता है इस खित्ते की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है उसके बाद? देखें शहजाद, ये तो जब जंग बंदी होगी उसके बाद जब ये सारी की सारी एक्चुअल असेसमेंट्स होंगी फिर पता चलेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से इसके ऊपर हर फैसिलिटी को रिवाइव करने के लिए अपने स्केड्यूल्स बनेंगे, बट ये कोई दिनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात है। अगर हफ्तों की नहीं है तो यकीनन महीनों की ज़रूर बात है। पर शहजाद साहब, जो वॉलेटिलिटी इस जंग की वजह से आपकी इस एनवायरनमेंट के अंदर आ गई हुई है, तो हमेशा से एक रिस्क प्रीमियम अब ऐड हो गया जिसको आहिस्ता आहिस्ता आपको मिटिगेट होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा देखें जो आपकी ऑयल चेन की जो डिसरप्शंस आई हैं, जो रिफाइनरीज की आई हैं, जो बाकी के मामला होंगे, उसके एलएनजी के ऊपर भी दुनिया का मेरे ख्याल से अब रुझान ज़्यादा होगा। तो इसलिए हमने अपनी तवानाई की ज़रूरत को किस तरह से डी रिस्क करना है, डाइवर्सिफाई करना है, this is a wider discussion that we have to take once we have this crisis behind us. But I think हमें मोहतात अंदाज के अंदर, जिम्मेदार अंदाज के अंदर निज़ाम को आगे लेके चलना पड़ेगा, अपनी रिफाइनरियों को अपग्रेड करना पड़ेगा ताकि हम उनको और रिजिलियंट बना सकें, अपनी सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और अपने पार्टनर्स जिन ममालिक ने आपको इन मुश्किल तरीन हालात के अंदर प्रायोरिटी सप्लाईज दी हैं, हम 90% अपना ईंधन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर लेके आते थे, एक दिन की भी किसी जगह पे ड्राई आउट नहीं हुई, एक पेट्रोल पंप पे भी लड़ाई नहीं हुई। हमें उन सब के साथ मिलके अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और इंशाल्लाह आई थिंक वी विल कम आउट एज अ स्ट्रॉन्गर नेशन फ्रॉम दिस क्राइसिस। सही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, कल भी हमने डीजल की प्राइसेस में देखा कि 32 रुपये की कमी आई है। बताइएगा कि प्लैट्स की ये एवरेज प्राइस है या लोएस्ट प्राइस दी गई है, क्योंकि इससे पहले जो तकरीबन 100 रुपये कम किए गए उसमें गालिबन लोएस्ट प्राइस जो थी प्लैट्स की वो ली गई थी। दूसरा एक और सवाल ये होता है, आपने देखा होगा डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब इसमें बात कर चुके हैं और दीगर एनालिस्ट भी बात कर चुके हैं कि क्योंकि हमारा क्रूड अगर $150 का भी होता है तो 70-80% रिफाइंड वो लोकल रिफाइनरीज कर रही होती हैं, लेकिन जो प्राइसिंग दी जाती है उनको वो प्लैट्स की दी जाती है जो तकरीबन $250 की थी। तो इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रही है रिफाइनरीज, और इसीलिए कहा जा रहा था कि उनका जो प्राइसिंग फॉर्मूला है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। क्या आप समझते हैं ये होना चाहिए? देखें, आपने बहुत अच्छा शहजाद ये सवाल किया है, मैं और इसके ऊपर क्लियर भी कर देता हूँ
कि देखें जब आप किसी सेक्टर को डीरेगुलेट करने की बात करते हैं ना, तो उसका मतलब ये है कि उनकी प्रोडक्ट को आप फ्रीली एक्सपोर्टेबल बना दें। तो प्लैट्स का रेट एक बेपनाह मंतक के मुताबिक 2002 में शौकत अजीज़ साहब ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि हम इस मुल्क को डीरेगुलेशन की तरफ लेके चलते। कीमतों की जो रीसेटिंग थी उसको महीने से फोर्टनाइटली से हम वीकली लेके आए और वीकली से इंशाल्लाह ताला अल्लाह हिम्मत दे इसको फुल डीरेगुलेशन की तरफ हम लेके जाएंगे। अब हुआ ये है कि जब ये जंग बंदी हुई है तो आपके पास क्योंकि जो गल्फ के अंदर रिफाइनरीज थी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बुरी तरह से इंपेयर हुआ था कि रिफाइंड प्रोडक्ट के अंदर बेपनाह ज्यादा एस्केलेशन आई थी और क्रूड के अंदर कम आई थी, क्योंकि क्रूड एक्सपोर्ट करके लोग अपने ममालिक में रिफाइन कर सकते थे। तो अब गुजारिश ये है कि क्योंकि डीजल के अंदर हम ज़्यादातर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो खुद मीट कर सकते हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम रिफाइनरियों को पाबंद कर दें और बांध दें और उनको एक तरह से उनको नेशनलाइज या रेगुलेशन के अंदर ले आएं। तो हमने रादर देन ये कोई सस्ती शोहरत को हासिल करने के लिए इस किस्म का कोई कुल्हाड़ा नहीं मारा, हमने उनके साथ रूटीन में इंगेज कर से एक वॉलंटियर फार्मूला जो उनकी 5 साल की जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन होता है उसको सामने रखते हुए तय किया फॉर दिस वॉर टाइम। और इंशाल्लाह ताला जब ये वॉर टाइम रिमूव होगा तो उसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स डीरेगुलेशन। हम कतन कोई यहाँ पे कोई शोहरत हासिल करने के लिए कोई गैर जिम्मेदारी के साथ कोई फैसला नहीं करना चाहते या किसी के ऊपर बात नहीं करना चाहते। तो इट इज़ अ कॉलर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड। उनका जो खर्चा, उनकी जो कॉस्ट, उनका जो जेन्युइन प्रॉफिट है वो प्रोटेक्ट कर दिया गया थ्रू एम्पिरिकल डेटा, एम्पिरिकल स्टडीज, और उन्होंने ये खुद वॉलंटियर किया विच द गवर्नमेंट हैज वेलकम फॉर 3 months और सेटलमेंट ऑफ वॉर व्हेनेवर दैट हैपेंस। जब आप कहते हैं कि इस वॉर के बाद डीरेगुलराइज करेंगे तो इससे क्या मतलब है कि हुकूमत प्राइसिंग सेट नहीं करेगी? फिर देखें, डीरेगुलेशन का तो मतलब ये होता है कि आप इससे इस काम से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और मार्केट फोर्सेस देखें, हुकूमत का इसमें बड़ा छोटा किरदार है कि उन्होंने कीमतें क्या सेट करनी है, अदर देन द फैक्ट कि जी उन्होंने उसको टैक्सेशन कितना इकट्ठी करनी है। ये तो फाइनेंस डिवीजन की डिसीजन है, पेट्रोलियम डिवीजन का इसमें रोल ही कोई नहीं है। तो अगर फ्रीली इंपोर्टेबल एंड एक्सपोर्टेबल बनाना है, आपकी रिफाइनरीज वर्ल्ड क्लास हो जाती हैं जिनको हम अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वाई शुड द कंज्यूमर कैरी दिस एक्स्ट्रा बर्डन कि जी अगर नालायक आपकी लागड़ रिफाइनरी है तो वो एक ज्यादा ईंधन की कॉस्ट दें, वो बाहर से सस्ती प्रोडक्ट आके उनको मीट करना चाहिए। और अगर रिफाइनरियां एफिशिएंट हो जाती हैं तो ना सिर्फ ये मकामी आपकी जरूरत को मीट करें बल्कि इसके बाद एक्सपोर्ट भी करें। क्या इंडिया ने अपना डीजल जो है एक्सपोर्ट नहीं किया इस एनवायरनमेंट के अंदर? श्रीलंका को, बांग्लादेश के अंदर क्या उन्होंने डॉलर नहीं कमाए? तो क्या हमारे मुल्क में कमी थी? क्या हमारी रिफाइनरियों में कमी थी? वो ये थी कि हमने पिछले 20 सालों में सिर्फ और सिर्फ सियासत की है। इन सारे दोस्तों ने जब ये जिम्मेदार पोजीशनों के ऊपर थे, रिफाइनरियों को अपग्रेड नहीं करा सके। तो हम डीरेगुलेशन एंड अपग्रेडेशन, दिस इज द एजेंडा दैट वी वांट टू पुश, और इंशाल्लाह ताला जंग के बाद इस पे आपको पेशरफ्त नजर आएगी। उस इशू पे आते हैं जिससे हमने आगाज किया था कि आप वाकई समझते हैं कि अगर फोर्स मेजोर की वजह से कतर हमें इस वक्त एलएनजी नहीं सप्लाई कर रहा है तो ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आएगी लोकल प्रोडक्शन में, लोकल एक्सप्लोरेशन में, और उस वजह से हम अपनी डिमांड जो है वहां से मीट कर सकेंगे। ये आपको लगता है कि नहीं आगे आने वाले चंद सालों में हमारी पावर जनरेशन के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए नागुज़ीर है कि हम एलएनजी मंगवाते रहे कतर से? अच्छा, 2 पहलू हैं आपके सवाल के शहजाद। एक तो क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि नहीं है? मेरे ख्याल से अगर ये रियासत की एक कमिटमेंट है तो इसको कमिटमेंट के तौर पे सही है, गलत है, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं पब्लिकली इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। बट मैं जो आपसे कहूँगा वो ये है कि मैं अपने सप्लायर्स के साथ मिलके उनकी सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए अगर पाकिस्तान की ज़रूरत तब्दील हुई है तो उनके साथ बात करके रास्ता निकालने की कोशिश करूँगा। तो दैट इज़ ऑल आई हैव टू से। दूसरी बात ये कि क्या आगे जब पीक समर के अंदर आप जाते हैं तो क्या आप LNG के बगैर फौरी तौर पे क्या आप उसको वहाँ पे लोड शेडिंग को मिटिगेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से मुश्किल होगा। इसीलिए हम कतर के साथ देंगे कि जितनी भी हमें वॉल्यूम्स मिल सकें वो हमें अपोर्शन कर दें, या हम उसको स्पॉट मार्केट से या सोकार से या बाकी के जो सप्लायर्स हैं उनके साथ मिल के मिटिगेट कर सकें क्योंकि जो मकामी गैस का रिवाइवल है उसको वो एक मीडियम टर्म का प्रॉब्लम है जिसके अंदर हमें अपना जो लेगेसी सर्कुलर डेट है गैस का, वो जो 1500 अरब रुपए के करीब तकरीबन हमने अब फ्रीज कर दिया हुआ है, उसको भी लिक्विडेट
करवा के ईएनपी कंपनीज को पेमेंट्स करेंगे तो वो उसके अंदर जाके सरमायाकारी कर सकती हैं ना। तो इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन जस्ट ओपनली सेइंग कि जी ये ब्लेसिंग और डिस्गाइज है कि कर्स एंड डिस्गाइज है। सही। अली साहब, आपने कहा कि जो भी हमने मुआहदे किए हमें वो पूरे करने चाहिए, लेकिन एक मुआहदे पे आपने भी तनकीद की जो एलएनजी टर्मिनल्स लगाए गए हैं, और आपने कहा था कि ये फॉल्टी एलएनजी डील्स हैं। रीजन बीइंग कि अभी भी हम उनको तकरीबन 1 महीने के $15 मिलियन देते हैं, और आपने कहा कि कोई हमने इस पे एग्रीमेंट में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी कि फोर्स मेजॉर की वजह से भी अगर एलएनजी नहीं सप्लाई हो रही होगी तब भी इनको कैपेसिटी पेमेंट इन टर्मिनल्स को, 2 एलएनजी टर्मिनल्स को देनी पड़ेगी। तो लगता है आपको कि हमने फॉल्टी मुआहदे किए थे? देखें, गुजारिश ये है कि फॉल्टी किए थे कि नहीं किए थे, वो तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो नेशनल कोऑर्डिनेटर जो हैं पावर के टास्क फोर्स के, उनको कह ज़रूर देख लें। पर मैंने एक बात जो की थी और मैं आज भी कायम हूँ कि शहजाद फोर्स्ड मेजोर के अंदर मैंने कभी नहीं देखा कि जी आप फिर भी कैपेसिटी पेमेंट्स दें, क्योंकि फोर्स्ड मेजोर इन द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस मींस कि ऐसी अनहोनी कोई चीज़ हो गई है कि आप अपनी ऑब्लिगेशन को ओन नहीं कर सकते। तो अगर ऑब्लिगेशन को ओन नहीं कर सकते तो कैपेसिटी चार्ज कैसे हो सकता है? तो मेरे लिए इसलिए ये जो सेटलमेंट थी या ये कॉन्ट्रैक्ट की ड्राफ्टिंग है डेफिशिएंट है। अब इसके अंदर कोई मैलाफाइडी है कि नहीं है, आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर हैज असाइंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एनसी टास्क फोर्स, वो उसको डिटरमिन कर लेंगे और उसके मुताबिक कॉन्सिक्वेंशियल जो एक्शन होगा वो जरूर लेंगे। बट एज ऑफ नाउ हम इसको तब्दील नहीं कर सकते इनसे बातचीत करके, इन कंपनीज से। देखें, एज ऑफ नाउ द कॉन्ट्रैक्ट से कि हम उनको इस्तेमाल करें कि ना करें, $15 मिलियन हमने उनको महीने का एक इस गरीब आवाम के पैसों का हमें देना है। तो हाउ इज़ दैट अ फोर्स्ड मेजोर सिचुएशन जब हमारे पास गैस नहीं आ रही, कतर ने बंद कर दिया। इट बैफल्स मी, बट अब क्योंकि वो एक डेडिकेटेड साहब उसको देख रहे हैं तो लेट हिम डू दैट डिटर्मिनेशन एंड देन वी विल कम बैक टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।